नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर मई 2022 का। ठीक है, मंथ वाइज जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ का करंट अफेयर। ठीक है, और जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ, आज भी आपसे डिस्कस करूंगा सबसे पहले कि जो IBPS AFO की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, स्पेशली 2023 के लिए, तो लास्ट में उनको एक साथ पूरा कोर्स रिवाइज करना होता है। उसके लिए हमारा जो IBPS AFO मैराथन कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप जो है सारे सब्जेक्ट के मैराथन लेक्चर्स देख सकते हैं, पूरा टू दी पॉइंट, और सारी चीज़ यहाँ पर कवर करवाएगी। यहाँ पर सारी चीज़ कवर होगी। साथ ही आपको मैराथन नोट्स भी इसके मिल जाएंगे, और साथ में आपको 25 जो है मैराथन टेस्ट मिलेंगे, प्लस 15 ओवरऑल टेस्ट मिलेंगे। और ये जो पूरा कोर्स आप जो है सिर्फ ले सकते हो 299 रुपये में। ठीक है, 299 में पूरा कोर्स एक साथ आप रिवाइज कर सकते हो, पूरा सिलेबस। ठीक है, मैराथन का कैसे क्या रहेगा, तो यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरे मैराथन के 4-5 क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएगी, किस तरीके से क्लासेस होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं मई मंथ का एग्रीकल्चर का करंट अफेयर। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड टर्टल डे। टर्टल मतलब जो है कछुआ, आप समझते हो। ठीक है, वो जो है एनुअली जो है सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है किस डेट पर। ठीक है, वर्ल्ड टर्टल डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। किस दिन जो है पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, तो वो 23 मई को, याद रखना किस डेट में, 23 मई को जो है वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न है अवेयरनेस लाना। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई भी दिन है, कोई भी दिवस है, या कोई भी शताब्दी है, कोई भी वर्ष है, वो सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर चीज़, जैसे मान लो कि हम ईयर भी मनाते हैं, जैसे मिलेट ईयर है, जो है हॉर्टिकल्चर ईयर मनाते हैं, वाटर ईयर मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं, ताकि उसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड टर्टल डे जो है 23 मई को, 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ टर्टल्स एंड टर्टोसियस। टर्टोसियस मतलब जो स्थलीय कछुए हैं, जलीय होती, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जल में रहने वाला कछुआ है, वैसे ही स्थल पर रहने वाले कछुए हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं। ठीक है, मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ सेकेंड 20। कौन सा, ये 22वां जो है वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जा रहा है। कौन सा, 22वां। थीम क्या है इसकी, सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। मतलब क्या है, कछुओं को बचाना। देखो क्या चीज़ें हैं, जनरली आपने देखा होगा एनिमल्स जो हैं, या जो बर्ड्स हैं, या जो भी है जानवर हैं, वो कई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त की कगार पे हैं, विलुप्त हो चुकी है और होने वाली हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट्स की जो ऐसी जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं, जलीय जीव विलुप्त होने वाले हैं, उनको या तो स्टेट एनिमल या स्टेट बर्ड इस तरीके से घोषित कर दिया जाता है, या फिर उसके संरक्षण की बात की जाती है। तो उसी से जो है उनके संरक्षण की बात की जाती है, उनको बचाने की बात की जाती है। उसी सिलसिले में उसी चीज़ को लेकर ये डेज मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर टर्टल डे जो है, कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है, और ये 22वां जो है टर्टल डेज मनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर इस बार की थीम क्या है, सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। ठीक है, सबको बोलो कि क्या करे, वो कछुओं से प्यार करे और उनको सेव करे, उनको बचाए। सेकेंड क्वेश्चन है, एज पर दी थर्ड एडवांस एस्टीमेट। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था पिछले मंथ वाले में कि कितना टारगेट रखा गया है 2022-23 के लिए, तो 328 मिलियन फूड ग्रेन का टारगेट रखा गया है। ठीक है, थर्ड एडवांस एस्टीमेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कितना रहा है थर्ड एडवांस एस्टीमेट में 2021-22 का। तो यहाँ पे थर्ड एडवांस एस्टीमेट जो रहा है वो रहा है 214.51 मिलियन टन। ठीक है, और टारगेट कितना रखा है, 328 का। लेकिन थर्ड एडवांस एस्टीमेट, द एस्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन 2021-22 का कितना है, 314.51। इसके साथ मैं आपको थ्योरी भी सारी बताते जाता हूँ, ताकि कुछ और क्वेश्चंस भी हो तो सारा यहाँ पे बन जाए आपसे। जैसे मैंने बोला, थर्ड एडवांस एस्टीमेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स 2021-22। फूड ग्रेन कितना हुआ है थर्ड एडवांस एस्टीमेट में, 314.51 बिलियन। अब फूड ग्रेन के अंदर मतलब क्या है, 314.51 मिलियन टन जो फूड ग्रेन है वो क्या है, फूड ग्रेन के अंदर क्या चीज़ आती है। फूड ग्रेन मतलब क्या होता है, सीरियल प्लस पल्सेस, इन दोनों को जोड़ देते हो तो फूड ग्रेन हो जाता है। तो यहाँ पे राइस कितना हुआ है, 129.66 मिलियन टन, रिकॉर्ड मतलब पिछली बार से ज़्यादा। वीट 106.41 मिलियन टन। न्यूट्री या कोर सीरियल्स मतलब जिसमें हमारा कोदो, कुटकी, रागी और ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये 50.70 मिलियन टन। मैच की बात करो 33.18 मिलियन टन। पल्सेस जो है 27.35 मिलियन टन।
उसमें 27.35 में है, तुअर जो है 4.35 मिलियन टन और ग्राम है 13.98 मिलियन टन। तो टोटल पल्सेस की बात कितनी हो गई, 27.75। तो इस तरीके से जो थर्ड एडवांस एस्टीमेट है उसमें जो फूड ग्रेन रहा है, जनरली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि फूड ग्रेन कितना है, पल्सेस कितना है, ऑयल सीड कितना है, शुगर कितना है। तो ये तो हमने फूड ग्रेन की बात की। फूड ग्रेन के बाद यहाँ पे थर्ड एडवांस एस्टीमेट कर लेना, ठीक है, ये सेकेंड नहीं है, यहाँ पे थर्ड कर लेना, ठीक है, थर्ड, ये थर्ड एडवांस एस्टीमेट में ऑयल सीड जो है 38.50 मिलियन टन हुआ है, ठीक। उसमें ग्राउंडनट 10.09 मिलियन टन, सोयाबीन जो है 13.83 मिलियन टन और रेपसीड एंड मस्टर्ड 11.75 मिलियन टन, शुगर केन जो है 430.50 मिलियन टन, कॉटन 31.54, इसमें एक बेल बराबर 170 केजी होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जूट और मेस्टा 10.22 मिलियन टन, इसमें एक बेल बराबर 180 केजी होता है। तो ये थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अंदर क्या प्रोडक्शन रहा है, क्या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इन्होंने प्रोजेक्शन किया था, ये चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं MORD। MORD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। MORD का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह जी, बिहार के हैं, ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर के। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंक्स MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सोशल, विथ नहीं विच, यहाँ पे विच कर लेना, ठीक है, विच सोशल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किस सोशल प्लेटफॉर्म के साथ जो है MOU साइन किया। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, एक स्व सहायता समूह होता है जिसमें 10 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है और वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में कई लोगों ने मास्क बनाए, PPE किट्स बनाए। सेल्फ हेल्प ज़्यादातर महिलाएं इन ग्रुप में होती हैं, ठीक है, समूह में। तो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के लिए जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने किस सोशल प्लेटफॉर्म से टाई अप किया, MOU किया, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन बिक सके। तो किसके साथ किया है, इन्होंने किया है अमेजॉन के साथ, अमेजॉन सहेली प्लेटफॉर्म के नाम से। क्या नाम है, अमेजॉन सहेली प्लेटफॉर्म के नाम से। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अमेजॉन इंक MOU फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन सहेली प्लेटफॉर्म। किस प्लेटफॉर्म के नाम से, अमेजॉन सहेली प्लेटफॉर्म के नाम से। तो कब की बात है, 12 मई 2022, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अमेजॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड साइन एंड नॉन फाइनेंशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट कृषि भवन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये MOU साइन हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्राइजेस अंडर दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो NRLM के थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है, जहाँ पर लोग कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट को, ठीक है, टू बाई अक्रॉस द इंडिया थ्रू द अमेजॉन सहेली स्टोर फ्रंट। तो अमेजॉन सहेली स्टोर फ्रंट के थ्रू दुनिया भर के लोग जो है इन प्रोडक्ट को खरीद सके, इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अमेजॉन के साथ जो है क्या किया, MOU साइन किया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात हुई है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना मतलब कि चारा को क्या करना है, चारा फोडर का सोइंग करना है, फोडर का प्रोडक्शन लेना है। क्यों लेना है, तो चारा बिजाई योजना के तहत किसानों को जो है गवर्नमेंट कितना देगी, 10,000 रुपये पर एकड़ देगी। लेकिन यह पूछा है कौन सी गवर्नमेंट, किस स्टेट की बात हो रही है, विच स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखना हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट जो है, जयप्रकाश दलाल जो है यहाँ के क्या है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हम किसानों को 10,000 रुपये पर एकड़ देंगे, ठीक है, क्या देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। किसके लिए, फोडर सोइंग के लिए। क्या देंगे, फोडर सोइंग के लिए। पर्पज क्या है, ये फोडर आप सोइंग करो और किसको दो, गौशाला को, ठीक है, गौशाला में ये आपको देना रहता है। इसके लिए इन्होंने, तो कौन सा आंसर क्या हो गया, हरियाणा गवर्नमेंट। चारा बिजाई योजना का की है, हरियाणा गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे देखो, तो हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च चारा बिजाई योजना, ठीक है, इन्वेस्टिंग द फोडर कल्टिवेटिंग फार्मर्स, ठीक है।
देखो 10 मई 2022 की बात है। हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल लॉन्च चारा बिजाई योजना, ए स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ₹10,000 पर एकड़, लगभग अप टू 10 एकड़ तक, मैक्सिमम 10 एकड़ तक के लिए। फार्मर कल्टिवेटिंग एंड सप्लाइंग द फोडर टू गौशाला। फार्मर क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे फोडर को और उसको गौशाला में सप्लाई करेंगे। उसके लिए 10,000 पर हेक्टेयर जो है सरकार देगी इनको सहायता राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करो, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। किस राज्य में जो है ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है शुरू किया गया? भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया बिहार में। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार साहब, उन्होंने जो है ये ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्ट डाला है ताकि क्या हो, पेट्रोल की जो है कॉस्ट है उसको हम क्या कर सके, ओवरकम कर सके, ठीक है, उससे निजात पा सके। और साथ ही इसमें क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन में लगभग 6500 लीटर तक क्या होता है यहाँ पर ये इथेनॉल जो है प्रोडक्शन करते हैं और लगभग इसमें 150 टन के आसपास मेज और पेडी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स आप देखिए, इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट इनॉग्रेटेड इन बिहार के अंदर, ठीक है। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री इन पूर्णिया, कहाँ पर है ये फैक्ट्री? पूर्णिया में, पूर्णिया बिहार के अंदर है। 30 अप्रैल को ये 2022 को ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इंडिकेटेड दैट इथेनॉल प्रोडक्शन वुड बी हेल्प कट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल वाइल आल्सो क्रिएटिंग जॉब। तो जो पेट्रोल की कॉस्ट है उसको भी कम करेगा, साथ में जॉब भी क्रिएट करेगा। ये कितना, लगभग 65,000 लीटर जो है प्रोडक्शन करता है पर डे। और इसके लिए कितनी जरूरत, लगभग 150 टन मेज और राइस प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। 150 टन मेज और राइस की प्रतिदिन जरूरत यहाँ पर पड़ती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 150 टन मेज और राइस की भी जरूरत पड़ रही है, तो इनके भी जो है रेट किसानों को अच्छे मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो है, इन बफेलो विच ब्रीड मेजरली कंट्रीब्यूट्स एज पर दी 20th लाइव स्टॉक सेंसस। जो 20वां लाइव स्टॉक सेंसस 2019 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कौन सी बफेलो की, भैंस की जो कौन सी ब्रीड है वो जब मेजर कंट्रीब्यूट करती है, तो वो है हमारी मुर्रा, लगभग 45% के आसपास या 47% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका पर्पज क्या था इस क्वेश्चंस को यहाँ डालने का, ताकि यहाँ पर मैं करेंट अफेयर से आपको रिलेट कर सकूं। तो जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने रिलीज किया क्या, ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री बेस्ड ऑन 20th लाइव स्टॉक सेंसस। जो 20वां लाइव स्टॉक सेंसस था उसमें ब्रीड वाइज उन्होंने क्या कर दिया, रिपोर्ट तैयार कर रही लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की ब्रीड वाइज। तो ब्रीड वाइज तैयार की उसमें, तो उन्होंने देखा कि लगभग 184, मतलब कितनी स्पीसीज, 19 स्पीसीज यहाँ पर सिलेक्ट की। 19 स्पीसीज की मतलब 19 प्रजाति की लगभग 184 ब्रीड नस्लें। अब 184 में इंडिजिनियस मतलब देसी भी हो गई, एक्सोटिक विदेशी भी हो गई और क्रॉस ब्रीड भी हो गई। तो 19 स्पीसीज की 184 ब्रीड, जिसके अंदर देसी, विदेशी और जो क्रॉस ब्रीड है सारी आ गई। रजिस्टर्ड बाय, किसके द्वारा रजिस्टर्ड किया गया, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स जो करनाल में है, ठीक है। देयर आर, उसमें से जो है 41 रिकॉग्नाइज इंडिजीनियस, उसमें से 41 जो है देसी, 4 जो है विदेशी और क्रॉस ब्रीड है किसकी, कैटल की, कैटल कवर किया गया। मतलब 184 और 19 में से 184 जो है ब्रीड, 41 और 4 मतलब बोल सकते हैं कि 45 जो है वो कैटल की है, कैटल पॉपुलेशन है। एज पर द रिपोर्ट एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड एनिमल कंट्रीब्यूशन नियरली कितना, 26.5 ऑफ टोटल कैटल पॉपुलेशन। जितना भी कैटल पॉपुलेशन है उसमें से 26.5% एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड है और 73.5 ये कितनी इंडिजीनियस एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल। 100% लिया कैटल पॉपुलेशन को, तो उसमें एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड कितनी हो गई, 26.5 और बाकी जो बची 73.5 वो इंडिजीनियस और नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप। नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब जिसका कोई डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे आवारा पशु घूमता रहता है ना, कई सारी गायें रोड पे बैठी हुई आपको दिखती है, तो उनका हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है कि ये कौन सी नस्ल है, कौन सी या इसका जनरेशन की नस्ल है, ठीक है, इसके पेरेंट्स क्या हैं, मतलब इसकी हमें पेडिग्री भी पता नहीं होती, जनरेशन्स पता नहीं होती, इसके किस पेरेंट्स से ये डेवलप हुआ है, तो वो नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप में आता है, ठीक है। तो कैटल का समझा हमने। फिर बात करते हैं क्रॉस ब्रीड जर्सी हैज हाईएस्ट शेयर। तो क्रॉस ब्रीड के अंदर जो जर्सी है
उसका शेयर सबसे हाईएस्ट है 49.3%, ये याद रखना। क्रॉस ब्रीड में जर्सी का जो शेयर है सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू 39.3% क्रॉस ब्रीड हॉलिस्टन फ्रीजियन इन टोटल एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड। तो किसके कंपेयर में? जो हॉलिस्टन फ्रीजियन है एक्सोटिक में, उसके कंपेयर में 49.3% यहाँ पर रखा गया है। और आप देखोगे गिर, लखीमी, साहिवाल ब्रीड हैव मेजर कंट्रीब्यूशन इन इंडिजीनियस कैटल। तो इंडिजीनियस कैटल में देखो यहाँ पे 3 तरह की बात की, एक्सोटिक, क्रॉस और इंडिजीनियस। एक्सोटिक और क्रॉस मिलाकर जो है 26.5 है और इंडिजीनियस और नॉन डिस्ट्रिब्यूटिव मिलाकर 73.5 है। क्रॉस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर जर्सी का है, एक्सोटिक की बात करें सबसे ज़्यादा शेयर हॉलिस्टन फ्रीजियन का है, और इंडिजीनियस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है गिर का है, लखीमी का है और साहिवाल का है। ठीक है। बफेलो में मुर्रा ब्रीड जो है मेजरली कंट्रीब्यूशन कितना, लगभग 82.8%, मतलब 43% तक यहाँ पर है, और जनरली ये यूपी और राजस्थान में पाई जाती है। सीप, भेड़ की बात करें 3 एक्सोटिक और 26 इंडिजीनियस ब्रीड यहाँ पर देखी गई है कंट्री के अंदर। प्योर एक्सोटिक ब्रीड कोरिडल ब्रीड मेजरली कंट्रीब्यूट 17.3। जो प्योर एक्सोटिक ब्रीड है कौन सी, कोरिडल, ये कितनी, सबसे ज़्यादा शेयर इसी का है 17.3%। इंडिजीनियस भी इसमें नेलोरी ब्रीड, ये कितना 20% तक शेयर इसका है नेलोरी का। तो ये कुछ डाटा है, इनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ये मेंशन है आपके इसमें। फिर गोट का आ जाओ, बकरी का 28 इंडिजीनियस ब्रीड है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल का कंट्रीब्यूशन 18.6% है। ठीक है। एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड पिग कंट्रीब्यूट 86.6%, वेयर यॉर्कशायर कंट्रीब्यूट मेजरली 8.4% एंड इंडिजीनियस पिग डूम ब्रीड ये 3.9%। तो पिग के बारे में भी बताया। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, हॉर्स एंड पोनीस की, डंकी का भी है, और पोल्ट्री का। पोल्ट्री देसी फॉल असील ब्रीड मेजरली कंट्रीब्यूट इन बोथ बैकयार्ड पोल्ट्री एंड कमर्शियल पोल्ट्री, मतलब बैकयार्ड और कमर्शियल दोनों ले लोगे तो उसमें देसी फॉल और असील का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे जो पुरुषोत्तम रूपाला जी और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर है, उन्होंने इसको ब्रीड वाइज जो है क्लासीफाई किया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारा क्या, द प्राइम मिनिस्टर हैज इनोग्रेट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में प्लांट इन विच स्टेट। तो नैनो यूरिया का जो प्लांट है वो किस स्टेट में उन्होंने इनोग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। ये नैनो यूरिया जो है लिक्विड फॉर्म में इस तरीके का आपको दिखेगा, ये किस राज्य के अंदर इन्होंने इनोग्रेट किया था, इसके जो शुरुआत की थी इस प्लांट की, ये गुजरात में भी कलोल गुजरात में इसका प्लांट जो है शुरू किया गया या इनोग्रेट किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं द वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है आप देख सकते हो 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे मतलब कि उस दिन हमें किसी भी प्रकार का कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करना है, ये वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये 2022 में वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किस राज्य को दिया गया है, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 का जो अवार्ड है वो झारखंड राज्य को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच स्टेट बिकम द फर्स्ट हनी विलेज, मानघर। फर्स्ट हनी विलेज कौन सा है, मानघर जो है फर्स्ट हनी विलेज है, जो किस राज्य के अंदर आता है, तो ये आता है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर जो है मानघर विलेज है, इसको पहला हनी विलेज घोषित किया गया है। याद रखना पहला हनी विलेज मानघर है और ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। तो देश का पहला हनी विलेज कौन सा है, मानघर, महाराष्ट्र। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी विल ओपन इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी जो है ओपन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी कहाँ ओपन किया गया है, नई दिल्ली के अंदर। फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, खादी के लिए पहला एक्सीलेंस सेंटर जो है कहाँ पर खोला गया है, नई दिल्ली के अंदर खोला गया है। ये आप देख सकते हो, न्यू दिल्ली इंडिया द फर्स्ट खादी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो भारत का पहला खादी एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला गया है, नई दिल्ली के अंदर। देख, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी सेट अप टू मेक खादी ए यूनिवर्सल क्लासिकल एंड वैल्यू ड्राइवन ब्रांड। खादी जो है क्या, एक यूनिवर्सल क्लासिकल एंड वैल्यू ड्राइवन ब्रांड है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एमएसएमई के जो यूनियन मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर नाम क्या है, नारायण राणे, इन्होंने इनोग्रेट किया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी फॉर 11 मई 2022 को नई दिल्ली के अंदर। देखो खादी
अब देखो खादी का बहुत बढ़िया यूज़ कपड़ों में होता है, खादी के ही कपड़े मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जो है विदेशी ब्रांड पहन रहे हैं आजकल, लेकिन विदेशों में सबसे ज़्यादा जो है खादी कपड़ा जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है MSME के जो मिनिस्टर है नारायण राणे, इन्होंने 11 मई 2022 को फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी का इनोग्रेट किया था नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो खादी पहनो भैया। चलो, इंडियाज फर्स्ट काउ एम्बुलेंस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? किस राज्य के अंदर पहली भारत की काउ के लिए, गाय के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? तो ये गाय के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य जो है वो आसाम है। आसाम का जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबसे पहले ये एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है। ठीक है, डिब्रूगढ़ में, और 2020 के आसपास वहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाया गया था इसका। तो एम्बुलेंस सर्विस फॉर सिक एंड इंजर्ड काउ, जो बीमार और जो जिससे कहीं चोट लगी हुई गाय है, उसके लिए एम्बुलेंस सर्विस सबसे पहले इनोग्रेट आसाम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई। सर्विस बी रन बाय द गोपाल गौशाला, ये सर्विस किसके द्वारा? गोपाल गौशाला के द्वारा जो है चलाई जाएगी। वाज इनोग्रेटेड बाय डिब्रूगढ़ डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत पेगू ऑन फ्राइडे, मतलब वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। और इसके पहले द गौशाला आर काउ शेल्टर्स जो होते हैं हैज आल्सो सेटअप हॉस्पिटल फॉर काउज हियर 2020 में यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाया गया था इनके लिए। ठीक है, तो जो आसाम जो है पहला राज्य है जहाँ पर जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो काउ के लिए एम्बुलेंस देने वाला, सर्विस प्रोवाइड करने वाला फर्स्ट जो है राज्य है। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेट अप ए जीन बैंक प्रोजेक्ट? जीन बैंक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर शुरू किया गया था, कहाँ पर सेटअप किया गया है? तो जीन बैंक प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर। अब जीन बैंक का काम क्या है? तो यहाँ पर जीन बैंक का मतलब होता है कि यहाँ पर कंजर्वेशन करना मतलब कि जो जेनेटिक है, बोल सकते हैं हम क्या, जर्म प्लाज्मा है उनका कंजर्वेशन करना, चाहे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, सीड का कंजर्वेशन करना, उन चीज़ों का कंजर्वेशन करने के लिए जीन बैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर जीन बैंक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो देखो, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्ड महाराष्ट्र जीन बैंक, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया, पहला इस प्रकार का प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्स को कंजर्व करना, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। चाहे वो मेरीन डाइवर्सिटी हो, मतलब समुद्र की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधता है, उनको कंजर्व करना, चाहे क्या हो सीड हो लोकल क्रॉप के, चाहे एनिमल डाइवर्सिटी हो, जानवरों से संबंधित उनकी जो विविधता है, उनके जो जन्मप्लास हैं उनको कवर करना। क्या टाइम दिया था? इन द नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल के लिए उसमें 172 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करने हैं। और यहाँ पर जो है कि इसमें टोटल 7 एरिया में, तो जिन प्रोजेक्ट जो है 7 एरिया पर काम करेगा। 7 एरिया क्या है? तो मेरीन डाइवर्सिटी, लोकल सीड क्रॉप, इंडिजीनियस कैटल हो गई, ठीक है, फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी हो गया, ग्रास लैंड, स्क्रब लैंड, एनिमल ग्रेजिंग लैंड बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लांट फॉर एरिया अंडर द फॉरेस्ट साइट, रिजुवेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो इन चीज़ों को कंजर्व करने के लिए लगभग अगले 5 सालों में ये 172 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इन सब चीज़ों को कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। ठीक है, जैसे इंडिजीनियस कैटल बीट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया में क्रॉस बीट ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी जर्सी बकरा है। तो क्रॉस बीट कब यूज़ कर पाएंगे? जब हमारे पास इंडिजिनियस ब्रीड होगी। क्यों? अगर आप एग्जोटिक नस्ल इंडिया में लाते हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, वो किसी ना किसी जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाती है, तो हम उनका यूज़ नहीं कर सकते, हम क्रॉस ब्रीड का यूज़ करते हैं। तो क्रॉस ब्रीड, अब उन एक्जोटिक ब्रीड को क्रॉस करवाने के लिए हमें इंडिजीनियस ब्रीड की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंडिजीनियस ब्रीड ही नहीं रहेगी तो हम क्रॉस किससे करवाएंगे और क्रॉस ब्रीड का यूज़ कैसे करेंगे? इसलिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ पर इंडिजीनियस ब्रीड को कंजर्व करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे जो है गोकुल मिशन भी चल रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है ना, तो वो भी इंडिजीनियस ब्रीड को कंजर्वेशन के लिए ही चल रहा है। हु बैक द वर्ल्ड फूड प्राइज? वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसे मिला था? 2021 आपको पता है शकुंतला देवी थ्रिस्टल को मिला था, त्रिनिडाद डेनमार्क की है वो। और 2020 का किससे मिला था? रतनलाल जी को मिला था, वो यूएसए से संबंधित है तो वो भारतीय मुल्क है लेकिन यूएसए में उनको सोयल सेंट्रिक अप्रोच के लिए मिला था। तो 2020 में रतनलाल को, 2021 में शकुंतला देवी थ्रिस्टन को मिला था। और 2022 में जो मिला है ये है सिंथिया रोजेनवेग, सिंथिया रोजेनवेग को मिला है पहला। सिंथिया रोजेनवेग ये महिला है, ठीक है, नाम से आपको ऐसा लग रहा कोई पुरुष होगा, तो सिंथिया रोजेनवेग इनको मिला है 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज। क्या इन्होंने जो है जो काम किया था
इन्होंने जो काम किया था वो काम किया था इन्होंने किसके ऊपर, फूड प्रोडक्शन पे जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, फूड है, उस पे क्लाइमेट के जो क्राइसिस आ रहे थे, क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसके लिए इन्होंने मॉडल बनाया था, उस पे इन्होंने काम किया था, उसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला था। तो ये लिखा है 5 मई 2022 को ये इनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ की है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिंथिया रोजेनबेक, अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी है। रिकॉग्नाइजेशन हर मॉडलिंग, इनके मॉडलिंग को रिकॉग्नाइज किया गया। क्लाइमेट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन, तो जो फूड प्रोडक्शन के ऊपर जो क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट था उनके जो उसके ऊपर जो उनका मॉडल था, इसके रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। उसी के लिए इनको क्या दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। बाकी डिटेल आप देख लेना। नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है, पहली चीज़ तो, ठीक है। टूना डे, टूना क्या है, एक फिश है, याद रखना क्या है, ये टूना फिश है, टूना फिश है। स्पेशली टूना डे ही मनाया जाता है, क्यों, इसको कंजर्वेशन करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए ही स्पेशली टूना डे मनाया गया था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूना डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब 2 मई टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूना रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट रेवेन्यू, लाइवलीहुड, कल्चर एंड रिक्रिएशन। फर्स्ट एवर वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व 2 मई 2017 को पहली बार मनाया गया था। 2 मई 2017 को पहली बार मनाया गया था। तो ऐसा क्या है कि उस स्पीसीज को या उस पर्टिकुलर एनिमल को बचाने के लिए या उससे कितना हमें जो है बेनिफिट्स हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये वर्ल्ड जो है डेज जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, फर्स्ट यूएन फर्स्ट इंटरनेशनल डे, पहला इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ पे हम ईयर मना चुके हैं 2020 पे हम इंटरनेशनल ईयर मनाया है प्लांट हेल्थ का 2020 में, लेकिन इंटरनेशनल डे जो है प्लांट हेल्थ का पहली बार 12 मई 2022 को मनाया गया, 12 मई 2022 को मनाया गया, ठीक है। इसके पीछे क्या था, अवेयरनेस क्रिएट करना प्लांट हेल्थ के बारे में, टुवर्ड दी हंगर्स, भुखमरी के लिए, प्रॉवर्टी को मतलब गरीबी को कम करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी विविधता जो है जैव विविधता उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके लिए जो है प्लांट हेल्थ का डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहली बार यूनाइटेड नेशन ने पहली बार जो है प्लांट हेल्थ का इंटरनेशनल डे घोषित किया 2022 में। क्यों घोषित किया, तो भाई इन सब चीज़ों के अवेयरनेस लाना, भाई गरीबी को कम करना, भुखमरी को कम करना, बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बी डे, ठीक है। मधुमक्खी दिवस मनाते हैं हम 20 मई को, क्लियर है। इसमें और कुछ देखना है, थीम क्या है, बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बी एंड बी कीपिंग सिस्टम, ये इसकी थीम थी इस बार की। 20 मई को हम मनाते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल टी डे, इंटरनेशनल टी डे हम कब मनाते हैं, 21 मई, ठीक है। 21 मई को हम इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं, क्लियर है। बाकी इसमें डिटेल देख लेना क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्लियर। तो ये जितना भी करंट अफेयर्स था मई महीने का वो हमने डिस्कस किया। अगर कुछ यहाँ पे छूट भी जाता है तो हम मैराथन जो है आपको करवाएंगे करंट अफेयर्स की, उसमें वो चीज़ मेंशन कर देंगे, ठीक है। कोई चीज़ छूटेगी नहीं, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा कवर किया जाए। अगर कुछ रह भी जाता है तो नेक्स्ट मंथ में अगर आ जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में हम करवा देते हैं। कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई टॉपिक रह जाता है तो, या फिर जो मैराथन क्लास करवाएंगे उसके अंदर हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की भी मैराथन आनी है पूरी 12 महीने का करंट अफेयर। इसके अलावा मिसलिनियस करंट अफेयर वो भी हम देंगे किसके अंदर, जो मैराथन कोर्स हमारा उसके अंदर, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ। थैंक यू वेरी मच।